बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी खबरें हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में हम अहाता करेंगे। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच खेलना है 25 जुलाई से, तो उससे पहले जो प्रैक्टिस मैच हुआ वो बेनतीजा रहा, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत हौसला अफजा रही। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 455 और दूसरी इनिंग में 219 रन बनाए और पाकिस्तान के तमाम ही बैट्समैन टॉप ऑर्डर के उन्होंने रन्स किए, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा भी विमेन क्रिकेट में भी बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंची है, वहां पर वाइट बॉल सीरीज़ खेलेगी। एक सीरीज़ के बाद पाकिस्तान की जो रेगुलर कप्तान है फातिमा सना, वो चली जाएंगी दी 100 खेलने इंग्लैंड, विच इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट के फ़रोग के लिए ये बहुत बेहतर बात मैं समझता हूँ है। और भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। मेरे मेहमानों से आपका तारुफ, कराची स्टूडियो में बैठे हैं तनवीर अहमद, पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेले और आजकल अपनी जो इनका बयान है, जो बयान इनका तरीका है, उसके लिए मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बयान आपका शोला बयान है, आप शोला बयान मैं कहना भूल गया था। हाँ, तकरीबन 14 साल हो गए यही काम कर तो रहे हैं। आपको खुशी होती है लोग इस तरह से आपको पहचानते हैं अपने बयान की वजह से? देखिए, वो अगर मेरी बात को अगर नेगेटिव लेते हैं तो वो मुझे नहीं पता, अगर पॉजिटिव वे में लें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि ये बहुत डिफरेंट नेचर का इंसान है। लेकिन मैं जब टीवी पे आता हूँ तो मैं पहले भी कह चुका हूँ यार, मैं बस इसी तरह ही बोलता हूँ, झूठ मुझे सुना नहीं जाता। और अपने लोग जिस तरह झूठ बोलते हैं, ड्रामा लगाते हैं, तो उस पर मुझे फिर गुस्सा आता है। इस वजह से इस तरह दूसरे बहुत से लोग कहते हैं कि यार कभी हंस भी जाया करो। हंस लो यार, हंस तो मैं भी कितनी दफ़ा कहता हूँ। नहीं, हंसता तो हो ना यार। हंसते, बहुत हंसते हैं हमारे साथ ऑफ कैमरा। अगर आप इनसे मिल लेना, हम सोच रहे हैं ऐसा कोई प्रोग्राम भी करें कि इनके जो फैंस हैं वो आके इनसे मुलाकात करें। वो इनसे बात मैं कर लूँगा कि कुछ ऐसा सिलसिला ये शुरू करें। खैर, दूसरे मेहमान हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर हैं, जो इनका तारुफ एक बड़ा है, बाकी और भी तारुफ हैं इनके। मोहम्मद वसीम साहब इस्लामाबाद से बजरिया वीडियो लिंक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ऑल गुड सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आप ही से शुरू करता हूँ। पाकिस्तान ने जो टेस्ट मैच खेलना है 25 से, उसकी प्रैक्टिस पाकिस्तान ने बहुत उम्दा, मुझे ऐसा लग रहा है, की है। तो आपको इस प्रैक्टिस मैच के जो नंबर्स आए हैं, इससे कितने आप हौसलामंद होते हैं कि यहीं पर मैच है पाकिस्तान का पहला? तो हाउ डू यू सी दिस प्रैक्टिस गेम? देखिए, ये चीज़ एक मिसिंग थी। हमने इस पे, अगर आपको याद हो, बांग्लादेश टूर पे भी बात की थी कि जैसे ही पीएसएल खत्म हुई, विद इन फ्यू डेज आपका सीधा आप चले गए टेस्ट मैचेस के अंदर। तो जब भी आपको थोड़ा टाइम मिलता है, प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी प्रिपरेशंस के ऊपर। तो आई एम श्योर कि हमारे लड़कों को तो फेमिलियर हो गए होंगे थोड़ा वहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ। कंडीशंस का मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इस तरह की पिच हमें टेस्ट मैच के अंदर मिलेगी, क्योंकि उस तरह कोई प्रॉपर वो 4 डे उस तरह मैच तो था नहीं, फर्स्ट क्लास मैच तो था नहीं, साइड मैच ही था। सबने बॉलिंग की, सबने बैटिंग की, उनकी तरफ से भी ऐसा था। पर इट्स गुड टू सी कि लड़कों ने टाइम स्पेंड किया है पिच के ऊपर, बैट्समैनों ने, और इसी तरह बॉलिंग में भी थोड़े स्पेल बॉलर्स ने किए हैं। तो लेकिन एक आध बॉलर जैसे उबैद शाह थे, तो कि उनको भी बॉलिंग करवा देनी चाहिए थी। बॉलिंग का स्टिल मुझे थोड़ा सा है कि अगर इस टीम को आउट करने में 84 ओवर लगे हैं, दैट मीन्स के बॉलिंग में और मेहनत करने की जरूरत होगी। बैटिंग में तो अच्छी चीज़ है। अभी आपने स्टैट्स भी देखे पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ में अब तक का रिकॉर्ड 1958 से 2011 तक ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 58 में पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता और 58 में पाकिस्तान की टीम इब्तदाई मराहिल से गुजर रही थी अपने, तो वहाँ टेस्ट मैच जीता। उसके बाद 2011 में पाकिस्तान ने आखिरी सीरीज़ इस मैदान पर खेली है। तो टोटल 6 मुकाबले इस मैदान पर हुए हैं, 2 में पाकिस्तान जीता है, 3 में शिकस्त हुई है, 1 ड्रॉ हुआ है। तनवीर साहब, 2011 आपने क्रॉस रखा हुआ, ये क्या है? ये हार गया ना, वेस्ट इंडीज़ जीत गया। वेस्ट इंडीज़ जीता, पाकिस्तान उस मैच में हारा है। पाकिस्तान सिर्फ 2 मैच जीता है, वो आपको टिक नजर 2011 की कौन सी सीरीज बता रहे हैं? 2011 इंजमामुल हक 2011 की सीरीज में तो मैं भी था। तो आप थे उस सीरीज में? गयाना नहीं, का सीरीज नहीं, ये इस पोर्ट ऑफ स्पेन ग्राउंड के ऊपर। अच्छा, मैं टेस्ट वो मैच, हाँ, ये 2011 का कौन सा ग्राउंड है इसमें? अच्छा, ये हाँ, नहीं, जब मैं गया था तो वो तो गयाना के गयाना के ग्राउंड में हमारे थे। पहला टेस्ट मैच आ रहे थे और क्वींसटन में दूसरा जीते थे। अब ये किस ग्राउंड के हिसाब से? इस ग्राउंड के हिसाब से। तो इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं, लेकिन बड़ी पुरानी बात है। वसीम ने बॉलिंग की तरफ इशारा किया। मोहम्मद अली ने 5 आउट किए, आमिर जमाल ने और अली उस्मान ने 2-2 आउट किए। अब्बास ने 1 विकेट लिए, लेकिन 80 से ज़्यादा ओवर्स सर्व किए पाकिस्तान ने इनको आउट करने में। देखिए, अब्बास की
परफॉर्मेंस अगर नहीं भी होती तो हमें मसला नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट मैचेस में देता हुआ आ रहा परफॉर्मेंस। खुरम शहजाद अगर आउट करे या ना करे मुझे उसका नहीं है, मुझे ये है कि यार कम से कम थोड़ा सा एक एफर्ट खुरम शहजाद की तरफ से नज़र आनी चाहिए, जो कि हमें बांग्लादेश के अगेंस्ट नज़र नहीं आई। आप इस वक्त खुरम शहजाद कंटिन्यू मेंबर बना हुआ टेस्ट क्रिकेट का, आप उसको मतलब एफर्ट नज़र आनी चाहिए। जहाँ तक मोहम्मद अली की बात है, मोहम्मद अली ने जो 5 आउट किए बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग की आपने, मैं ही आपके अगेंस्ट बात कर रहा था और मैं ही आपके अगेंस्ट करूँगा भी। अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं किया उसकी वजह है, क्योंकि जब आप टेस्ट क्रिकेट में खेले 4 टेस्ट मैचेस आपकी बहुत बुरी एवरेज परफॉर्मेंस थी, 6 आउट और 104 का स्ट्राइक रेट। आपने डोमेस्टिक में आउट किया, आपको दोबारा लाया गया, जो कि एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि ठीक है कुछ प्लेयरों के लिए है, कुछ प्लेयरों के लिए नहीं। आपने उसका कमबैक करवाया, ठीक है, अच्छी बात, आपने कमबैक करवाया। लेकिन बात यह है कि आपने 5 आउट किए, क्या ये परफॉर्मेंस आप टेस्ट क्रिकेट में दे सकते हैं या नहीं? अगर आप टेस्ट क्रिकेट में नहीं दे सकते, नहीं हुई परफॉर्मेंस, इसका मतलब ये है कि आप उस लेवल का प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, जहां आपका प्रेशर आया आप वहां पे आपके लिए मुश्किल हो गया। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, प्रैक्टिस मैच की जो टीम्स होती हैं वो उस लेवल की नहीं होती हैं। जब आप इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं वहाँ टॉप क्लास के आपके प्लेयर्स होते हैं, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है और आपको ये पता ज़रूर होता है कि यार अब ये प्रॉपर एक टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया है। ये प्रैक्टिस मैच था, कहीं ना कहीं आप रिलैक्स होते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, लोगों का नहीं है, मीडिया का नहीं है, सब कुछ ऐसा, तो उसमें आप ज़रा खुले डुले दिल के साथ बॉलिंग करते हैं, फिर आप विकेट्स भी कहीं ले जाते हैं या रन्स भी कर जाते हैं। अब जब आप टेस्ट मैच स्टार्ट हो गए, फिर देखना है कि मोहम्मद अली जो है वो कैसी बॉलिंग करते हैं। इससे पहले आप प्रैक्टिस मैच की बात कर रहे थे, देखिए प्रैक्टिस मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कहता हूँ एक क्या आपको 3-3 प्रैक्टिस मैच खेलने चाहिए। जब आप प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, आप वेदर एडजस्ट करते हैं, आप ग्राउंड आपको एडजस्ट करना पड़ता है, बॉलर्स के लिए प्रॉब्लम होती है कहाँ से। अब कितनी दफ़ा हमने देखा कि कुछ बॉलर जिस एंड से बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ से कंफर्टेबल नहीं होते, दूसरे एंड से जाके विकेट्स लेते हैं, हवा का भी चक्कर आ जाता है बीच में। ठीक है, आप कभी अगेंस्ट द विंड जाते हैं, कभी विद द विंड आप जाते हैं, ये मसले मसाइल होते हैं। ग्राउंड का होता है, बैट्समैनों के लिए बड़ा एक होता है कि वो किस तरह जो है वो इस प्रैक्टिस मैच को ले रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, ग्राउंड को, विकेट को, ये सब चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिस मैचेस का मतलब ये होता है। लेकिन कभी कभार हमने देखा कि बिल्कुल प्रैक्टिस मैचेस मिलते ही नहीं कभी भी। ये अच्छी बात है, प्रैक्टिस मैच मिलती है, उससे आप जरा उस जगह को बड़ा आप समझ जाते हैं, तो उससे बड़ा फायदा होता है। चलें वसीम, अब बैटिंग की बात करें अगर, तो बैटिंग में पाकिस्तान के तमाम ही बैट्समैन ने रन किए जो टॉप ऑर्डर खेलते हैं, तो इसमें 11 बनाते वक्त इमामुल हक भी हैं, फिर अब्दुल्ला फजल भी हैं, फिर अजान उवैस भी हैं, ये 3 ओपनर्स हैं, तो इनको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, ये आप क्या कहते हैं बतौर सेलेक्टर? देखिए, जो मैं इस टीम की जो मतलब बैटिंग ऑर्डर देखता हूं, तो वो जो एक मतलब समझ मुझे आ रही है कि सऊद की जगह शायद नीचे हम अब्दुल्ला फजल को 5वें नंबर पे खिलाएंगे और इमाम ओपन करेंगे, क्योंकि वो अगर आप देखते हैं कि ओपन उन दोनों ने की है, फिर टीम पे आपके शान मसूद आ गए हैं, फिर बाबर हैं एंड सो ऑन, बाकी जो आपके हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ जा रही हैं कि मिडिल ऑर्डर में अब्दुल्ला फजल को खिलाया जाए। अब बात फिर वही आ जाती है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे थोड़ा फिर मैं कहूँगा डिफरेंट है कि यार उसने ओपन में ही रन्स करके जगह बनाई थी, तो उसकी एज ओपनर ही जगह बनती है। कोई नया लड़का आता है तो उसको मत खेलें, आप मिडिल ऑर्डर लेके गए हैं ना, आप उवैस जफर को लेके गए हैं, फिर आप उसको खिलाएं, कि बजाय कि किसी ने रन्स किए हुए हैं और आप दूसरा भी लाना चाह रहे हैं जिसकी इतनी मतलब परफॉर्मेंस से ही वो बाहर हुआ था ना इमाम, अगर आपने उसको वापस लाना है तो फिर वो ओपन ही करे, फिर आप अब्दुल्ला फजल को मत खिलाएं। लेकिन उसको अगर नीचे खिलाएंगे, नया रोल देंगे, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी अब्दुल्ला फजल के साथ। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो वो चीज़ उसके अगेंस्ट भी जा सकती है। तो मैं स्पेशलिस्ट पे जाता है कि उवैस जफर को ही नीचे खिलाना चाहिए। बट ये इस टीम को देखते हुए मुझे लग रहा है, यू नेवर नो कि उनके प्लान्स क्या हैं, लेकिन जो भी बैटिंग ऑर्डर हमने देखा है, जो सोच हमें नजर आ रही है, उसमें तो यही है कि सऊद की जगह अब्दुल्ला फजल को मिडिल ऑर्डर में फिट किया जा रहा है। अच्छा, बाबर आजम ने दूसरी इनिंग में बैटिंग नहीं की, वो प्रैक्टिस मैच है, उसमें तो ज़्यादा लोग बैटिंग करते हैं, लेकिन बाबर अगर पहली इनिंग में 100 कर चुके थे तो वो एतमाद हासिल कर लिया उन्होंने कि दूसरी इनिंग में उन्होंने ज़रूरत ही नहीं समझी बैटिंग करने की। देखिए, प्रैक्टिस मैच का मतलब यही होता है ना। अब उसने अगर ज़रूर 30-40 रन किए हुए होते, आउट हो जाता, तो 100% सेकंड बैटिंग करने आता। ठीक है, उसके लिए एक रन्स भी कर दी और 100 किया उसने। तो वो ये चाह रहा होगा कि यार मैंने, चले ठीक है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है,
अब जितनी बॉल्स बाकी लड़के खेले जाके उनको जो है वो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, उनको रन्स करने चाहिए। हालांकि फर्स्ट इनिंग में काफ़ी प्लेयरों ने रन्स किया, अजान ने भी 100 किया, 70 किया, लेकिन उसके बावजूद भी शायद वो समझ रहा होगा कि नहीं मैं रुक जाता हूँ, बाकी जाके खेलें, इसमें कोई वो गलत चीज़ नहीं है। लेकिन मेरा सवाल वसीम से ये है कि अगर इमाम नहीं खेलता तो फिर ओपन कौन करेगा अजान के साथ? जी वसीम, जो ओपन करते आ रहे हैं बांग्लादेश सीरीज में उन्होंने परफॉर्म भी किया। नहीं, जो मैंने देखे, जो मैंने प्लेइंग अब्दुल्ला 11 बनाई है ना, जो मैंने बनाई है उसमें तो अब्दुल्ला फजल की जगह नहीं बन रही, जो मैंने बनाई है। तो अगर मैं इमाम को हटाता हूं तो फिर तो अब्दुल्ला फजल आ जाएगा। इसका मतलब क्या इमाम हटेगा, फिर अब्दुल्ला फजल मिडल में खेलेगा या अब्दुल्ला फजल? देखिए परफॉर्मेंस में अगर आप देखते फिर मैं कहता हूँ अब्दुल्ला को फजल में लाना नहीं चाहिए ना। अगर आपके ओपनर्स रन्स करते हुए आ रहे हैं, सिर्फ डेब्यू में दोनों सीरीज के अंदर, डेब्यू सीरीज में 2 इनिंग्सों में 50 किए हुए हैं अब्दुल्ला फजल ने, तो उसको ऊपर ही खिलाना चाहिए। और नीचे आपको मिडिल ऑर्डर की जगह खाली है तो वहां पे मिडिल ऑर्डर जो आप लेके गए आप उसको खिलाएं। वो जब ये फील ना आए जी कि आप जबरदस्ती किसी को खिलाने के लिए आप दूसरे का नंबर चेंज कर रहे हैं। ओपनर अगर आपने इमाम को खिलाना है, जो कि मेरे ख्याल में अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस को देखते हुए और इमाम की करंट फॉर्म इस मैच के अंदर भी देखते हुए शायद उसकी जगह नहीं बनती है, तो अगर आपने समहाउ उसको खिलाना ही है तो फिर उसको आप ओपनर के साथ रिप्लेस करें। मिडिल ऑर्डर में जो जगह बन रही है आप मिडिल ऑर्डर बैटर को वो दें। तो मैं इसलिए मैं कहूँगा 4-5 पे नीचे आपने जो खिलाना है आप फिर जाए, वाइस जफर के साथ जाएं। उससे इस मैच में भी रन किए हैं, वो ठीक खेलता है लड़का, वो परफॉर्म करके गया हुआ है। जी जनाब। देखिए अवेज जफर तो मुझे नहीं लगता पहले टेस्ट मैच में उनको मौका मिलेगा। हाँ ये ज़रूर मैं समझ सकता हूँ कि अगर देखें मैंने अब्दुल्ला फजल को अगर नहीं डाला तो फिर इमाम को डाला तो फिर उससे अब्दुल्ला फजल की जगह नहीं बनती। लेकिन अब्दुल्ला फजल ने जिस तरह बांग्लादेश में खेला है, बहुत अच्छा खेला है, तो फिर आपके पास यही ऑप्शन है, इमाम को आप रेस्ट करवाएं, आप अब्दुल्ला फजल को लेके आ जाएं, क्योंकि इमाम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं दी अब्दुल्ला फजल ने। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के बाद ही डोमेस्टिक की वो बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं, वो पहला टेस्ट खेले थे ना, वहां से वो ड्रॉप हो गए, उसको। ड्रॉप होने के बाद की परफॉर्मेंस तो नहीं दी ना। हाँ मैं ये नहीं कह रहा आप उसको पहला टेस्ट मैच खेले थे ना, अब्दुल्ला ने रन कर दिए हाँ, हैं, runs तो किए इन ना। बिटवीन तो कोई ऐसा नहीं हुआ या इस मैच के अंदर भी हो जी इमाम ने कोई 150-200 कर दिया हो। तो लेकिन फिर मैं कहूंगा कि अगर बाबर है, अब वो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी कि शायद वो अपना कॉम्बिनेशन उस तरफ वो लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। हाँ नहीं, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला फजल को बिल्कुल आपको चेंज ही नहीं करना चाहिए। आप टीम ना चेंज करें, कप्तान चेंज हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि बाबर के आने के बाद कप्तानी बाबर को मिले तो डोमिनेंस अपना दिखाएगा, अब मैं दिखाना चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि इमाम और बाबर का कहते भी हैं ना, कहते हैं लोग। उस पे देखें, यही चीज़ मैं बाबर के लिए अभी बोलने लगा था। देखिए कप्तान चेंज हुआ, ठीक है, आप कप्तान बने, ठीक है, लेकिन आप टीम चेंज क्यों कर रहे हो? आपको टीम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब अब्दुल्ला फजल ठीक चल रहा है बांग्लादेश में तो बस ठीक है, आप अब्दुल्ला फजल को लेके चलिए, इमाम को ज़बरदस्ती खिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि यार सिर्फ बाबर आजम ही इमाम को खिलाना चाहता है। भाई आपका सरफराज भी तो हेड कोच है, हाँ। उसकी भी तो सोच का पता चलेगा ना कि यार वो पता नहीं उसको खिलाना चाहता या नहीं खिलाना चाहता। लेकिन जो भी इन लोगों की सोच है, हमारे हिसाब से आपको टीम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितने भी बैट्समैन हैं इन्होंने रन्स किए हैं अब्दुल्ला समेत। आप इमाम को रेस्ट करवा दें, आप अब्दुल्ला को डालें, बाकी आपकी टीम बनती है। अवेज जफर की बात हो रही है, अवेज जफर को मैं नहीं समझता कि पहला टेस्ट मैच उसको मिलना चाहिए। हालांकि वो भी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, पहला टेस्ट मैच नहीं मिलना चाहिए, पहला नहीं, क्योंकि पहला देखिए पहला टेस्ट मैच उस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इन लोगों को डालेंगे ना, अवेज जफर को डालेंगे या इमाम को डालेंगे, तो फिर अब्दुल्ला फजल जैसे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना यार। आप उसको ड्रॉप कर देंगे जो कि बांग्लादेश में खेलता हुआ है, तो फिर आप उसको डालें। हमें प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही थी? हमें बॉलिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, आपने उसमें ऑप्शन डाले हैं, आपने अली को डाला है, हमारे पास फास्ट बॉलर कोई भी नहीं था जिसकी वजह से आपने टेस्ट में डाला। अब बॉलिंग जो है हमारे पास अली हो गया या अली उस्मान हो गया, ठीक है, लेकिन इनको चांसेस मिल सकते हैं। अली उस्मान खेलेगा, मोहम्मद अली खेले, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से हमने इनको टीम में डाला था। तो ये तो पहला टेस्ट मैच खेल सकते हैं। बैटिंग में मुझे नहीं लगता, बाकी विकेट कीपर्स में रिजवान ही नंबर 1 चॉइस है, वो बता दिया बाबर ने। हाँ, ये 11 बना के तो जो गाजी गौरी है वो बाहर बैठेगा पहले टेस्ट में। देखिए मैंने आपसे पहले बोला, मुकाबला ही नहीं है, मैंने आपसे पहले बोला है कि रिजवान के होते हुए आपका किसी और विकेट कीपर का कोई मुकाबला, वो सेकंड विकेट कीपर है। जहां पे रिजवान की 19-20 परफॉर्मेंस होती है तो ज़रूर बिल्कुल आपके साथ जो टूर पे सेकंड विकेट कीपर गया हुआ होगा, आप उसको ज़रूर चांस दें। लेकिन पहले मैच में आप रिजवान से पहले आप किसी को नहीं खिला सकते। ठीक है, रिजवान भी हो गए, अब्दुल्ला फजल पे भी बात हो गई, इमाम पे भी बात हो गई, और भी बातें हम करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आई विल सी यू इन अ व्हाइल।
आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो पहला टेस्ट मैच होगा 25 जुलाई से, उसके तनाजुर में हम बात अभी चल रहे हैं। वसीम, आप फिर प्लेइंग 11 अगर बनाएं 11 की, तो आपके लड़के क्या होंगे? देखिए, एक जो सोच हमें नॉर्मली एक नजर आती है ना हमारी टीम की, कि हम बैटिंग बहुत लंबी करने के चक्कर में होते हैं जी, के 7वें 8वें तक बैटिंग हो। लेकिन मेन जो इशू हमारा वो बॉलिंग का भी चल रहा है। तो अभी जो कॉम्बिनेशन हम मतलब जो हम डिस्कस कर रहे थे, कि जो लग रहा है साइड मैच को देखते हुए कि अब्दुल्ला फजल को शायद नीचे डाला जाएगा और उसके बाद इमाम से ओपन करवाई जाएगी। तो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला तो ओपन ही आपका खेलता है। उसके बाद देखें ना, 3 पे आपका शान आ गया, 4 पे बाबर आ गया आपका, 5 पे आगा आ गया, 6 पे आपका रिजवान आता है, 7 पे आमिर जमाल आता है। तो मैं यहाँ पे बॉलिंग पूरी करूंगा। अगर पिच अलाउ आपको करती है, आप 2 स्पिनर डालें और 2 पेसर डालें। अगर आपको पिच में थोड़ा सा वो लग रहा है तो आप 3 पेसर्स के साथ भी जा सकते हैं, 1 स्पिनर के साथ। ऑलराउंडर को ऑलराउंडर ही रहने दें। तो आई थिंक बैटिंग आमिर जमाल भी ठीक ठाक बैटिंग करता है, रिजवान प्रॉपर आपका बैटिंग है। 7वें नंबर तक अगर ये आते हैं तो उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाने की जरूरत नहीं है। आप एक्स्ट्रा बॉलर वहां पे डालें कि आपने 20 विकेटें लेनी है, ताकि आपके पास ऑप्शंस हों कि अगर पिच आपको लग रहा है फ्लैट पिच है, आप खिलाएं, अली उस्मान को भी खिलाएं, आप साजिद को भी खिलाएं, उनके लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, और साथ में 2 पक्के फास्ट बॉलर भी और आप डालें, ताकि आपके पास 3 पेस के ऑप्शंस हों, 2 आपके पास स्पिनर्स भी हों। तो बॉलिंग को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। बैटिंग आई थिंक हमारी काफी है। दूसरा मुझे स्पिनर लग कौन नहीं रहा है? कि वही सोच पे जाएंगे। दूसरा स्पिनर साजिद है ना? साजिद है। वही ना, साजिद है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये बैटिंग वाली अप्रोच की तरफ जाएंगे। अगर उस अप्रोच से जाना है तो एक स्लॉट खाली नीचे बचती है। फिर मैं कहूंगा कि वहां पे जो स्पेशलिस्ट लेके गए हैं, फिर आप उसको खिलाएं सऊद की जगह। ये नहीं कि इमाम को ऊपर ले जाएं, जबरदस्ती ऊपर खिलाएं उसको और उसको जबरदस्ती नीचे लेके आ जाएं आप अब्दुल्ला फजल को। तो अब्दुल्ला को अपनी पोजीशन पे रहने दें। नीचे खिलाना है आप ओवैस के साथ जाएं, और मेरे ख्याल में ओवैस की भी जगह उसको नहीं बनती। आपको बॉलिंग स्ट्रेंथ करनी चाहिए, बॉलिंग स्ट्रेंथन करनी होगी। उसमें स्पिनिंग ऑप्शन हैं, अली उस्मान है, साजिद है। देखें अभी तो इस वक्त जो देखिए, एक चीज़ वो रखें जहन में कि अगर सपोर्टिंग पिच बनी फास्ट बॉलर्स की, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं धोखा ना हो जाए। प्रैक्टिस में स्लो पिच बना दी, थोड़ी ब्रेक बना दी, वहाँ पे टेस्ट में जरा डिफरेंट होगी, हो भी सकता है। जहन में रखना चाहिए ना इनको। अगर उस हिसाब से होगा तो फिर तो आमिर जमाल भी खेलेगा, फिर तो आप 4-4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे। अगर जहन में ये नज़र आएगी विकेट यार सपोर्टिंग है, घास है, सब कुछ है, तो फिर तो आप 4 फास्ट बॉलर के साथ भी चले जाएं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आप दिलेर बनेंगे तो आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, एक आध स्पिनर अली उस्मान तो है आपके पास। ठीक है, लेकिन अगर आप स्पिन ट्रैक बनता है, स्पिन मतलब जिस तरह की ये जो प्रैक्टिस विकेट नज़र आ रही है, उसमें तो जिस तरह हमने पहले बोला कि यार इमाम की जगह नहीं बनती, आप फजल को डालें। लेकिन उसके बाद फिर आपको 3 फास्ट बॉलर तो उस विकेट पे भी खिलाने पड़ेंगे, जिसमें आपका ये खुरम शहजाद खेलेगा, बास मोहम्मद अली, फिर आप आमिर जमाल को रेस्ट करवाएं। फिर आप तो ऑलराउंडर कौन खेलेगा? नहीं, छोड़ देना, फिर ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है ना। फिर आप जेन्युइन बॉलर के साथ जाए ना भाई। अगर स्पिन विकेट है या स्लो विकेट बैटिंग, जिस तरह अभी प्रैक्टिस मैच में है, वहां पे 3 फास्ट बॉलर्स बहुत हैं, उसके साथ 2 स्पिनर डालें, आप अली उस्मान को डालें और साजिद को डालें, ये आपकी पूरी 5 बॉलिंग हो जाएगी। इसके साथ साथ ऑप्शन आपके पास जो है वो सलमान आगा का है, ये आपके पास ऑप्शन बनता है। मेरे हिसाब से ये टीम आपकी बनती है, क्योंकि इन्होंने तकरीबन 80+ ओवर लिए हैं पाकिस्तान की इस बॉलिंग ने इस टीम को आउट करने में। नहीं वो ठीक है, वो लिए हैं, लेकिन बात ये है कि तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा? 2 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, 1 बैट्समैन एक्स्ट्रा डालेंगे, 1 स्पिनर तो साजिद डलेगा, फिर 2 एक और, अगर फास्ट बॉलर 3 में से 1 को कम करते तो बैट्समैन डालेंगे। भाई जहाँ पे 6 ने रन नहीं किया वहाँ 7वां भी रन नहीं करेगा। ठीक है, बात ये है कि मेरे हिसाब से अगर स्पिन पिच बनती है वहाँ पे आप ये 2 स्पिनर्स के साथ जाएं, साजिद के साथ जाएं, अली उस्मान के साथ जाएं, 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएं। फास्ट बॉलिंग पे देखिए, फास्ट बॉलर मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद अली अगर आप अब्बास खेलेगा, जाहिर सी बात है वो तो आप उससे फास्ट बॉलर हैं। ड्यूक का बॉल इस्तेमाल होता है वेस्ट इंडीज में, तो ड्यूक का बॉल, कुकुबूरा का बॉल, फास्ट बॉलर्स को क्या तब्दीली होती है? हालांकि डोमेस्टिक में भी पाकिस्तान में ड्यूक इस्तेमाल हुआ है। देखिए,
का बॉल ये होता है, वो पुराना भी हो जाए उसका सीम नीचे नहीं जाता, तो बेहतर होता है सीम fast वो bowlers तो ऑप्शन अच्छा होता है ना, वो उससे तो देखिए मैं तो पहले भी कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ, जिन पिचेस जो जिस कंट्री के अंदर बाउंसी पिचेस नहीं हैं वहाँ पे हमेशा आपको ड्यूक का बॉल इस्तेमाल करना चाहिए जिसका सीम ऊपर होता है। ठीक है, एक तो वो नया बॉल से भी उसका बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है, सीम ऊपर होता है, स्विंग बहुत ज़बरदस्त होता है, प्लस वो जब पुराना हो जाता है उसके बाद सीम बहुत अच्छा होता है, पिच पे लगने के बाद जो कट होता है वो उस सीम की वजह से होता है जो ऊपर होता है। लेकिन जो कोकोबुरा का बॉल होता है, एक तो उस पर पुराने बॉल पे जोर बहुत मांगता है, सीम नहीं होती है, उसका जोर इस वजह से भी मांगता है क्योंकि आप अगर पेस है तो आप बड़े इफेक्टिव हैं, ठीक है, क्योंकि आप एयर तेज गेंद करेंगे, एयर में आप करेंगे उसको, लेकिन अगर आपका पेस नहीं है और सीम अंदर चला जाता है कोकोबुरा का, तो आप तो पेस नहीं है तो विकेट को हिट करेंगे तो बॉल सीधा सीधा जाएगा क्योंकि सीम से कट तो होगा नहीं। ये बड़ा जो है वो फर्क होता है, और उसके बाद जोर भी कोकोबुरा बहुत ज़्यादा मांगता है। और पाकिस्तान की पिचेस में मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे स्पिनर्स इस वजह से भी परफॉर्म नहीं कर पाते इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर क्योंकि इनको पकड़ा दिया जाता है कोकोबुरा का बॉल। अभी तो ड्यूक का लगा है, ठीक है ना, कोकोबुरा का बीच में जो बीच में लगता है, ठीक है, पकड़ा दिया जाता तो मुश्किल होता था। ड्यूक का बॉल आप करें पाकिस्तान की पिचेस में, ये बॉल ब्रेक भी होगा, रिवर्स भी बहुत ज़्यादा होता है, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। ठीक है, और वेस्ट इंडीज़ में भी यही सब कुछ है। 3 फास्ट बॉल अगर आप खेलते हैं, अब्बास को नए बॉल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद जो है अगर मोहम्मद अली की बात करते हैं, वो भी उसने भी 5 आउट किए, वो भी ऐसी विकेट पे खेलता रहा डोमेस्टिक में, उसको भी फ़ायदा हो सकता है। खुरम शहजाद भी खेलता रहा। कहने का मकसद ये कि ऐसी विकेट पे अगर आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं जो कि उनको एक आइडिया भी है ऐसी विकेट पे गेंद करने का, 2 स्पिनर के साथ ये मेरे ख्याल है ये बेस्ट। वसीम भाई, आपने अभी डोमेस्टिक सिस्टम पूरा देखा है, आप पीटीवी के हेड कोच भी हैं, ड्यूक का बॉल यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अब्बास को अभी सीजन जो हमने देखा था, ड्यूक का बॉल कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में? इंटरनेशनल में 3 मुल्कों में ड्यूक इस्तेमाल होता है, बाकी कोकोबुरा। पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल सीरीज होती है तो पाकिस्तान का कोई पता नहीं, कोकोबुरा होता है। पाकिस्तान में कोकोबुरा भी लगती है और पाकिस्तान में टेस्ट मैच में नहीं। यही तो मेरा कहने का मकसद है ना, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में ये बॉलें लगाते हैं, ड्यूक की बॉलें लगाते हैं, तो फिर आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट में कोकोबुरा के बॉलें क्यों लगाते हैं आप? कोकोबुरा देखें, कोकोबुरा की बॉल इस्तेमाल होती है इंग्लैंड में, सॉरी कोकोबुरा की बॉलें ऑस्ट्रेलिया में, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। बांग्लादेश में कोकोबुरा हर जगह पे इस्तेमाल होगी जहाँ पे हार्ड पिचेस होगी, बाउंसी पिचेस। हाँ ठीक है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की जो सरजमीन है यहाँ पर ड्यूक का बॉल लगता है। पाकिस्तान ने डोमेस्टिक जो इस बार खेला वो भी ड्यूक से खेला। वसीम, आप बताइए, डोमेस्टिक में आप हर वक्त मौजूद होते हैं और डोमेस्टिक को आपने करीब से देखा है, ये बॉल्स का क्या सिलसिला है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक फैसला क्यों नहीं करता? जिस तरह इंडिया ने एसजी टेस्ट की बॉल एक लगाई हुई है तो वही लगाई जाती है, ये बताइए, इसके ऊपर आपकी राय चाहूँगा। देखें, इसमें ना सबसे पहले ये कि आपने जो डोमेस्टिक जिससे खेलनी है ना, फिर आप इंटरनेशनल एटलीस्ट होम सीरीज के अंदर भी आप वही बॉल लगाएंगे। अभी तनवीर ने सारा एक्सप्लेन कर दिया ना आपको कि कोकोबरा का क्या होता है और इसका ड्यूक की बॉल का क्या होता है। अब मसला यही है कि फिर हम रोते हैं जी पेस नहीं है हमारे बॉलर्स के पास। हाँ। अब जो डोमेस्टिक में से भी जाएगा उसकी पेस नहीं होगी ना इतनी, अगर वो ड्यूक से बॉल कर रहा है, क्योंकि उसके साथ फिर आप घास वाली पिचें भी आप बनाते हैं शुरू के मैचेस के अंदर काफी ज्यादा उसमें। तो हमें इसमें बैलेंस लाने की जरूरत है कि पिचेस एज इट इज रहने दें, कि अगर जहाँ पे तेज पिच है वहां तेज रहने दें, जहाँ टर्निंग पिच है टर्निंग रहने दें। अगर आपने कोकोबरा लगाना है, ओके कोकोबरा आप लगाएं, इंटरनेशनल में कोकोबरा है तो फिर आप डोमेस्टिक में कोकोबरा लगाएं। अगर आपने ड्यूक यहाँ पे लगाया तो मेक श्योर कि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट भी फिर जो एटलीस्ट जो होम सीरीज आपकी वो ड्यूक बॉल से ही फिर हो, ताकि वो शिफ्ट ना करना पड़े ना हमारे बॉलर्स को, क्योंकि वो जाते हैं वो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है ना वहाँ पे। तो बॉल की हार्डनेस डिफरेंट है, सीम उसका डिफरेंट है, वो फील बिल्कुल एक बॉलर को डिफरेंट आती है। तो आई थिंक हमें इस दफा जो सुनने में आ रहा है कि शायद हम दोनों बॉलें इस दफा लगेंगी, कि कुछ मैचेस में शायद कोकोबरा लगेगा, कुछ मैचेस में शायद हमें ड्यूक भी देखने को मिले। अब लेट्स सी कि क्या वो स्ट्रैटेजी बनती है, लेकिन इस पे प्रॉपर एक होमवर्क करके सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करें, उसके बाद एक पॉलिसी बनाएं एंड स्टिक टू इट। ये नहीं कि हर साल आप हर चीज को चेंज करें, क्योंकि जो भी आप काम करेंगे उस पर टाइम चाहिए। ये भी एक फैसला बिल्कुल गलत फैसला है कि दोनों बॉल लगाएं, बिल्कुल गलत फैसला है, ये फैसले ही गलत है भाई। ये तो वही बात हो गई ना कि जिस तरह एक बैट्समैन जब सीजन खेलता है कहता है यार पंजाब में मुझसे रन्स नहीं होंगे, कराची की तरफ आएंगे, ठीक है, दबा के रन्स करेंगे, रेड़ा विकटें होंगी, यहाँ पे ना बॉल स्विंग होगा, सीम होगा, ना कुछ, दबा के रन्स करेंगे। ये तो वही हिसाब हो गया यार। आप क्या बातें कर रहे हैं? देखिए आपके बॉलर जो पिचों की बात हुई थी ना कि शुरू के मैचेस के अंदर, अब देखो मैं टीम के साथ हूँ, अब मैं टीम बना रहा हूँ। अब पहले 3 मैचेस से हमारे
टॉप ग्रीन पिचेस के ऊपर जहां बैटिंग मुश्किल थी, लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। अब ऑब्वियसली उसमें बैट्समैन फेल हुए, अब उसके बाद आनी है ये पटाखा पिचे आ जानी है। तो एज अ कोच, एज अ कैप्टन, अब मैं कहूंगा कि यार इसने तो 3 मैचों में रन नहीं किए हुए हैं, तो इसको तो चेंज हो जाना चाहिए। तो अब वो प्लेयर मेरी तरफ देखेगा, सर अब जो परफॉर्मेंस देने वाली पिचे आई हैं वहां पे आप मुझे ड्रॉप करके दूसरे को खिला रहे हैं, तो वो फिर आप देखते हैं ना टीम के अंदर आपका ना वो मतलब वो चीजों का नहीं, फुकदान उस होना पे शुरू हो देखें, जाता उस है। पे एक और चीज तो देखो ना, आपको बैलेंस लाने की जरूरत है। उस पे एक और चीज देखे ना भाई, अगर अगर 4 मैचेस 5 मैचेस में कोकोबुरा लगता है या कंडीशन वाइज कोकोबुरा लगता है और दूसरी तरफ जो है वो ड्यूक का बॉल लगता है, आपका कोच बाइस हो जाएगा। जिस बॉलर को पसंद करता है वो ड्यूक की बॉल के मैच खिला देगा उसको, जिसको खराब करना हो उसको कोकोबुरा पे मैच खिला देगा। ये मेरा अजीब सर सा मेरी सवाल बात है, सुनिए हो ना, सकता मेरी है बात गलत हो। सुनिए। नहीं सर, ये देखिए दोनों एंड से अलग-अलग बॉल ओ इस्तेमाल भाई करो ना। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दोनों एक ही मैंने- मैच में मैंने- दोनों मैंने माजरत के साथ पहले- नहीं सर, सुनिए मेरी बात, नहीं, मैंने फिर इसीलिए यार बोला तो ना, 2 बॉलें दे देते हैं कि बॉलर चूज कर ले किससे करनी है, बैट्समैन चूज देखिए कर ले। मैंने इसीलिए बोला कि भाई ये जो करता धरता है ना यार, ये पता नहीं क्या सोच लेके आते हैं, इनको कख भी नहीं पता। भाई मैं आपको ओ भाई किस्सा मेरी बात बताता हूं। सुने, एक ही बॉल लगनी चाहिए, चाहे रेड़ा विकेट हो चाहे घास का विकेट हो, चाहे जैसा तैसा भी हो, एक ही बॉल की उनको प्रैक्टिस, उनको आइडिया होना चाहिए कि घास वाली विकेट पे अगर कोकोबुरा यूज करना है। अगर देखिए सबसे पहली बात, जो बॉल आप इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज करते हैं वही एक गेंद आप डोमेस्टिक क्रिकेट में यूज करें, लेकिन अपनी कंडीशंस पिचेस को देखते हुए बॉल यूज करें। अगर आपके यहां पे रेड़ा पिचेस हैं, नहीं हार्ड पिचेस, तो आप कोकोबुरा ये ड्यूक का बॉल इस्तेमाल करें और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ड्यूक का इस्तेमाल करें। सुने, आप अपने बॉलर्स को प्रैक्टिस पे रखें कि यार एक बॉल है, यही बॉल घास वाली विकेट पे चलेगा, यही बॉल फ्लैट विकेट पे चलेगा। उस बॉल का उसको आइडिया होगा कि घास वाली विकेट पे कितना बॉल स्विंग होता है, कितना पुराना होता है, किस तरह सेमी न्यू बॉल होता है, कैसे बाउंसर जा रहे हैं, अगर सीम अंदर हो रहा है, ठीक है, रिवर्स स्विंग करना है, पुराने बॉल पे कैसे बॉल करनी है, जो भी बॉल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पता। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, सीम वाला बॉल लगी दे दिया, वो ड्यूक का बॉल पुराने बॉल से रिवर्स ठक 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 करके बोल्ड किया उसने, पता चले अगले दफा कोकोबुरा आए वो फ्लैट विकेट पे उसका गेंद ही नहीं पहुंच रहा। यही तो बात ये है। कौन सा तरीका यही है तो यार? और बात ये है। आपके करता धरता है। अगर ये हो रहा है, ये करता धरता कर रहे हैं सब, जिन्होंने क्रिकेट खेली भी है। अभी तो आए करता धरता जो डोमेस्टिक के, उन्होंने फिर आके चेंज कर दिया कि और सॉरी, मैंने तो बात ही गलत कर दी, सॉरी, मैं तो इन लोगों की बात ही नहीं करना चाहता, ये बैठे हुए गलत है। वसीम भाई आप आ जाए, अब थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ टॉपिक में। अगर आपने कुछ ऐड करा तो कर दें, वरना हम चलते हैं विमेन क्रिकेट की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान की विमेन टीम श्रीलंका पहुंची है। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज डू। नहीं, अब एड यही है, देखें कि अब जो भी पॉलिसीज बना ली है ना, अब वो गलत है सही है वो एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन वट एवर हैज बीन डिसाइडेड कि कौन सा बॉल यूज होना है, फॉर्मेट किस तरह बनना है, शेड्यूल कैसे बन रहे हैं, रेलीगेशन वाला जो चक्कर था उसमें बहुत सी चीजें सुनने में आ रही थी, लेकिन अभी तो लग रहा है चीजें नॉर्मल ही हैं। तो स्टिक टू इट, इसको टाइम दें। अगर 8 टीमों और डिपार्टमेंट आप करवा रहे हैं तो फिर अगले साल भी 8 का ही हो, उससे मतलब 2-3 साल आप किसी सिस्टम को देंगे तो तभी आपको पता चलेगा। ये नहीं कि आप टीमें बढ़ानी शुरू कर दी हैं या कम करनी शुरू कर दी हैं। इसी तरह रीजन के अंदर भी आई थिंक कि टीमें अब उसमें कमी बेशी शायद इस दफा में देखने को मिले। तो हर साल जब इतनी आप इसमें चेंजेस करेंगे ना, तो वो रिजल्ट आपको पता नहीं है ना कि सिस्टम ठीक था या गलत था। हर साल चेंजेस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बॉल है, चाहे वो फॉर्मेट है, चाहे आपका स्केड्यूलिंग है, बहुत सी चीजें इसमें आ जाती हैं। और मेक श्योर कि आप सीजन एक जैसा हो, आपको पता हो कि अभी अगर हमारी अभी पैटर्न ट्रॉफी शुरू हो रही है सितंबर के अंदर, फिर अगले साल भी सितंबर में ही हो। ये नहीं कि उसको फिर आप फरवरी में ले गए या किसी और मौसम के अंदर आप लेके चले गए हैं। एक आइटिनरी बनाएं और देन उसको 2-3 साल दें और उसमें कोई चेंजेस भाई नहीं होंगी। ये टाइम है, ये हमने करवाना है। तो आपको अब देखें ना, अभी तनवीर भी जो बात कर रहे हैं कि कंफ्यूजन कहाँ पे आती है। अभी वो वनडे टूर्नामेंट का कुछ सोचा जा रहा है वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, मुझे सुनने में आ रहा है ना, आपने भी सुना होगा कि शायद 4 टीमें बनेंगी। अब मुझे बता दें, किसी मुल्क में ऐसा होता है, उनकी डोमेस्टिक कवर करती है इंटरनेशनल क्रिकेट कौन की। तो हमारा वनडे टूर्नामेंट ही नहीं था रीजन का, अब हमें याद आया नहीं, ये वर्ल्ड कप है तो हमें अब करवाना चाहिए। तो ये चीजें आपको जब तक आप बैठेंगे नहीं, प्रॉपर तरीके से वर्किंग करें और जो लोग जिनको थोड़ी समझ बूझ है उनको साथ बिठाएं जी कि हमारा कौन कौन सा इवेंट होना चाहिए। मतलब एक दफा हमने अंडर 19 खत्म कर दी, फिर हमने यार मतलब यानी आकिब जावेद, मिसबा हो गए, असद शफीक हो गए, सरफराज हो गए, इनको समझ बूझ नहीं है कुछ भी, इनको कोई समझ बूझ नहीं है।
नहीं, समझ बूझ के होते हो अगर इस तरह के फैसले हो रहे हैं तो फिर देखे ना, फिर ये टेम्परेरी है। मतलब इस दफा 4 टीमों का टूर्नामेंट होगा, अगर अगले साल वर्ल्ड कप नहीं होगा तो ठीक है। फिर वनडे क्रिकेट फिर नहीं होनी है, फिर वर्ल्ड कप का इंतजार करेंगे हम। तो जो आपने करना है कि भाई एक दफा आप प्रॉपर बना लें कि ये 4 डे है, ये वनडे है, ये T20 है, और फिर वो हर साल होंगे। किसी मुल्क में आपने देखा है कि ऐसे हो रहा जी इस साल ये टूर्नामेंट नहीं होगा डिपार्टमेंट ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट का, लेकिन अगले साल होगा। पहले कंसिस्टेंसी वसीम, लाने की जरूरत है। आपने कहा कि रीजन पहले 18 खेले थे, उसके बाद 10 आ गए क्योंकि 8 आने थे, फिर 2-3 मजीद डाल दिए। वो तो चलता रहता है, इस मुल्क में इतना चेंजेस होते रहते हैं। पाकिस्तान की विमेन टीम पहुंची है श्रीलंका जी, और पाकिस्तान की विमेन टीम में कोई 6 लड़कियां चेंज की, 6 से 8। तो आलिया रियाज भी उसमें शामिल हैं, रम जावेद भी उसमें शामिल हैं, और नतालिया भी उसमें शामिल हैं। तो इनकी कमी महसूस होगी, ये सीनियर प्लेयर्स थी। किस चीज़ की कमी महसूस? मैं पूछ रहा हूँ आपको। तो जब परफॉर्मेंस ही नहीं है तो कमी किस चीज़ की महसूस होनी है? इससे अच्छा है किसी नए लड़की को चांस दे दें। भाई जाहिर सी बात है, परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं थी, अरसे दराज से परफॉर्मेंस नहीं थी। 100 मैचेस हो गए, 15-15 की एवरेजेस, 70-70 मैचेस हो गए, 10-10 की एवरेजेस, चाहे T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो। बिल्कुल सही बार किया जिसने भी 8 मैचेस में कुछ नहीं, 6-7 मैचेस में कुछ नहीं। वेट कर रहे होते हैं, जूनियर्स वेट कर रही होती हैं भाई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सीनियर कुछ नहीं करेगा तो बिल्कुल, अब अगर फैसला किया है कि इनको बाहर करने का तो बिल्कुल सही बाहर की, और वापसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जूनियर को मौका मिलना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल यह है कि वहाब रियाज क्यों है? किससे सवाल कर रहे हैं? वहाब रियाज क्यों है? वहाब रियाज साहब मेंटोर हैं और हेड कोच। वहाब रियाज को सबसे पहले बाहर होना चाहिए, वो क्यों है? क्या वहाब रियाज की परफॉर्मेंस अच्छी है? वहाब रियाज का जो कोचिंग स्टाफ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है? टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मैं इनके लिए यही बात करूंगा क्योंकि ये खुद मेरिट पे नहीं है। इससे आगे जब हटेंगे फिर इनके लिए बात करेगा। मेरिट पे नहीं, इन पे की बात करना टाइम ज़ाया करने वाली बात है। चलें जी, वसीम भाई आपका क्या कहना है? सीनियर लड़कियों को हटा दिया तो आप कुछ नई सोच के साथ श्रीलंका पहुंचे हैं। वहाब रियाज मेंटोर हैं, बाकी देखिए चेंजेस तो ठीक हुई हैं, बनती थी क्योंकि परफॉर्मेंस बैक नहीं कर रही ना उनको। कि अब इसमें यह है कि कुछ लड़कियां ऐड जो नहीं हुई हैं उनके ऊपर भी अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि शायद जो और आपकी, फिर देखिए ना प्रोसेस को हम फॉलो नहीं करते हैं। कि अगर हमने अभी इनकी A टीम की सीरीज हुई थी, उसमें कुछ लड़कियां थी जिन्होंने परफॉर्म भी किया, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, तो पहला राइट उनका बनता था ना कि यार वो क्यू में लगी हुई हैं, उनको रिप्लेस करना चाहिए हमने। लेकिन हमने 1-2 जल्दी पिक करी। लड़कियां अच्छी होंगी, ये भी 1-2 को मैंने देखा हुआ भी नहीं है, तो वो एक आध सीरीज मतलब एक आध डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के ऊपर या एक आध इवेंट की परफॉर्मेंस पे पिक हुई है। तो थोड़ा सा हमें इसमें ना थोड़ा सिस्टम बनाने की जरूरत है कि भाई ये प्रोसेस है आपका जी, ये जूनियर से आपने सीनियर में जब आना है, A से खेलेंगे, A से आप टीम के अंदर आ जाएंगे। तो बाकी जो ड्रॉप हुई हैं उनके ऊपर सिर्फ एक लड़की पा है मेरा कि वो जो ऑफ स्पिनर थी रामीन शमीम। हाँ। लास्ट ईयर उसका जो वर्ल्ड कप था ODI का, वो बहुत जबरदस्त गया था। उसने हर मैच के अंदर अच्छी बॉलिंग की थी, क्वालिफायर्स के अंदर उसने अच्छी बॉलिंग की थी, मैचेस जिताए थे हमें। तो उसको T20 फॉर्मेट के ऊपर वनडे से भी ड्रॉप कर देना, ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया है। तो वही गलती हम ना मिक्स कर रहे हैं थोड़े से फॉर्मेट्स को भी, तो यहाँ पे भी हमें वो चीज़ नजर आ रही है। अदरवाइज आप देखें ये लड़कियां अच्छी हैं, नहीं है, अब इनमें से अल्लाह करे कि 1-2 लड़कियां जो हैं वो अपनी मुझे जगह ब्रेक पे जाना है, बस छोटा कमेंट चाहूँगा तनवीर आपसे भी कि फातिमा सना 100 खेलने जाएंगी इंग्लैंड, तो ये कैसी बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, वुमेंस क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात है। कोई भी आपका प्लेयर किसी बड़ी लीग में चला जाए तो वो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। जो बाकी जो पाकिस्तान के प्लेयर्स होते हैं, चाहे विमेंस हो चाहे मेंस हो, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। वो भी फिर ये सोचते हैं कि यार अगर हमारा कैप्टन इस लेवल पे जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो वो फिर जो मेहनत है वो फिर उनकी बहुत ज़्यादा। ठीक है वसीम, आपका कमेंट चाहूँगा क्योंकि फातिमा सना के साथ आपने काम भी किया है। आपको कितना अच्छा ये लगता है कि वो 100 खेलेंगी पाकिस्तान की तरफ से? देखिए अच्छी बात है और फखर की बात भी मैं इसको बोलूंगा, और हर लड़की का ये ड्रीम भी था। और कुछ को ये फील फातिमा जैसी है या गो और भी थी कि जो फील करती थी कि यार हमारी इतनी परफॉर्मेंस है तो हमें ये लीग वाले मतलब 100 में हमारा नाम आना चाहिए, या BBL इनकी होती है वहां पे आना चाहिए। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है एटलीस्ट उसको जाने दे रहे हैं, क्योंकि पास में कुछ लड़कियों को ऑफर हुई थी, इतनी बड़ी लीग नहीं थी लेकिन लीग्स तो थी ना, तो उनको NOC वगैरह नहीं दी गई। तो अब शुक्र है कि एटलीस्ट उनको NOC दे दी है जो वुमेन विंग वाले हैं उन्होंने। तो एक सिलसिला जैसे तनवीर ने कहा एक मोटिवेट करेगा ये बाकी लड़कियों को भी, और फातिमा की ग्रोथ होगी एज अ प्लेयर खुद भी, और जाके वहाँ पे बहुत कुछ वो सीखेगी और आई होप कि आगे चल के इंस्पायर करेगी। वसीम ने बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा फैसला किया है कि उसको NOC फातिमा सना को दी, ये अच्छी बात है। इस पे मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा, ब्रेक के बाद आके मजीद बात करेंगे।
वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। वसीम भाई की तरफ जाऊंगा जल्दी से क्योंकि विमेन क्रिकेट का इशू है, ख़त्म हम करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। वसीम भाई, इन्होंने बात की कि वहाब रियाज को हट जाना चाहिए, लड़कियों को इतना चेंज किया, लेकिन कुछ शक्लें हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, मैनेजर हैं जिस तरह से, उसके अलावा आयशा जलील को देख लें, मैनेजर आयशा अशर को देख लें, वो तो मुस्तकिल हैं टीम के साथ, तो ये क्या मामला है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस में? नहीं देखिए यार, मैं उस दिन भी मैंने बात की थी, हमें ना वुमेन विंग को ना मतलब इसको बढ़ाने की जरूरत है कि मतलब 2-3 चेहरे आपको नजर आते हैं। वो कैंप भी उन्होंने ही चलाना है, उन्होंने डोमेस्टिक स्केड्यूलिंग भी उन्होंने करनी है, इंटरनेशनल भी उन्होंने करनी है, टीम मैनेजमेंट भी उन्होंने करनी है, तो हर जगह पे आपको वही तो वो चेहरे नजर आते हैं। तो मुझे तो वो समझ नहीं आता कि उनका एक्चुअल काम है क्या, मतलब वो टीम मैनेजर हैं या वो क्या काम है उनका, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, मतलब 2 ही बंदे रह गए हैं पूरे क्रिकेट बोर्ड के अंदर। और एक चीज जो हमें देखें, अक्सर जो हम बात करते हैं कि जब आप रिटायर्ड लोगों को वापस ला रहे हैं ना, उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं, चाहे मेंस के अंदर भी अभी भी देख लें, आपकी 2-3 अकेडमीज जो चला रहे हैं आपके, वो दे आर रिटायर्ड, तो भाई नए लोग कहाँ जाएंगे? अगर मतलब आप मंसूर राना की बात कर रहे हैं, आप मंसूर राना की बात कर रहे हैं? वो नहीं, अकेडमी में रिटायर्ड ही हैं, और भी हैं लोग जो रिटायर्ड हैं और एक्सटेंशन के ऊपर हैं। तो फिर नए लोगों को क्या मोटिवेशन रहेगी? उन्होंने ऐसे रिटायर होके वो चले जाना है। अगर आपने इसी तरह वुमेन्स के अंदर भी कि भाई जो रिटायर हो गया है तो रिटायर हो गया ना आपका, अब आप नए बंदों को लेके आए, तो हमें इस जानिब थोड़ा सा देखना होगा। या तो ना कि हमारा कोई छोटा सा मुल्क है जिसके अंदर क्रिकेट की हम छोटी सी नेशन है, जिसके अंदर आपको लोग ही नहीं मिलते हैं कि चलो यार यही है हमने। नहीं तो ये कौन सोचेगा, ये कौन सोचेगा जो रिटायरमेंट लेके वापस आ जाते हैं? उनको सोचना चाहिए, या मुझे और आपको हम टीवी पे बैठ के इनको समझाएंगे कि यार आप लोग रिटायर हो चुके हैं, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है? या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि यार ये लोग कैसे वापस आ जाते हैं, या जो रिटायर होने के बाद जब उन्हीं के दोस्त यार दोबारा वापस आते हैं नौकरी पे, तो वो लोग अपने दोस्तों यारों को दोबारा जो है वो लेके आ जाते हैं? तो ये कौन सोचेगा? तो ये क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं देखता कि यार एक बंदे की एज हो गई है, एक 60 साल का हो गया है या उससे ऊपर चला गया है, या 60 का ना भी हो, अगर उसने नौकरी छोड़ दी, मुझे कोई एक बंदा एक चीज समझा दे, ये कौन से इदारे में होता है जब एक बंदा नौकरी छोड़ता है, रिजाइन देता है, उसके बाद दोबारा वो उसी इदारे में आके नौकरी कर लेता है? ये कौन सी जगह पे होता है? मुझे ये बता दें। आज दिन तक 70 साल के हो गए हैं हमारे लोग, 65 सालों के हो गए हैं, यूं हाथ खड़ा कर देते हैं अगर उनको ऑफर करेंगे आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरियां करनी है, वो यूं हाथ खड़ा कर देते हैं 70 साल की उम्रों में। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ठीक है ना? तो बात ये है कि जान तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, कोई जान नहीं छोड़ना चाहता। अभी भी आके, इस वक्त भी आके टीवी पे बैठते हैं, आके अपने आप को कहते हैं जी हमारे टाइम पे ये सब कुछ था, हम ये सब कुछ करते थे, हमारे टाइम पे ये क्रिकेटर निकले थे, हमारे साथ ज्यादती हुई। ओ भाई जान छोड़ो यार, हमारी जान छोड़ो भाई। 70 65 सालों के हो गए, जान छोड़ो। अभी आप लोगों को रेस्ट करने का टाइम है। हम जैसे लोगों को और जैसे लोगों को आने दो, जो 50 का है, जो 45 का है, जो 40 का है, उनको आने दो। मैं अकेला नहीं जाना चाहता तो भाई क्या हो गया? मेरे अलावा 10 लोग जाना चाहते हैं, मेरे अलावा 36 लोग पोस्टों मेरे अलावा 36 बंदे पोस्टों पे बैठना चाहते हैं। भाई मेरा देखिए, बात सुने यार, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक और मैसेज दे दूं, ये सिलसिला भी खत्म करें भाई। ये कैसे 60 साल वाले आके बैठ जाते दोबारा, ये अप्लाई भी करते थे, उनको फारिग करे, बोलो भाई खत्म हो गई बात यार, ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है क्या? नहीं होता गवर्नमेंट के इदारों में? नहीं होता सब कुछ जो 60 साल का खत्म, थैंक यू वेरी मच, आपका काम खत्म? नहीं, ये क्यों सिस्टम रखा हुआ है? ये क्यों रखा हुआ है कि भाई आपने ठीक अपनी उम्र गुजार ली, उसके बाद के लोगों को मौका मिलना चाहिए? ये क्या क्रिकेट बोर्ड में रिटायर तो अपनी मर्जी से आ जाओ, अपनी मर्जी चले जाओ? क्या घर की क्रिकेट बनाई हुई है जिसको जो मर्जी हो यहां पे करता फिरता रहता है यार?
ये भी तो, ये जो हम सिस्टम की बात करते हैं तो भाई ये भी तो सिस्टम है ना यार, हौसला करें, ये भी तो सिस्टम है ना। हौसला करें, बात ये ठीक कह रहे हैं, दुनिया भर के क्रिकेट और बोर्ड एक में अगर और आप चीज देखें ना, एक और चीज मैं बताता चलूं, ये टीवी चैनल वालों को भी थोड़ा सा रखना चाहिए। बस करो यार, ये 70-70 60 साल वाले लोगों को आप बुला के क्रिकेट के सिस्टम के ऊपर बातें करते, बस करो भाई, बुलाओ 40-50 साल 45 साल के लोगों, नए लोगों को बुलाओ। चलो ठीक है, आपकी राय पहुंच जाएगी, बुला लेते हैं और बस जाएंगे। अपना काम करने के लिए। दुनिया भर में क्रिकेट बोर्ड अगर देखें ना तो वहां पर निस्बतन नौजवान, निस्बतन जैसे रॉजर टूज हैं वो वेस्ट इंडीज़ के हैं, रॉब की हैं वो इंग्लैंड में हैं, जय शाह हैं वो इंडिया के थे लेकिन अभी नहीं हैं, वो आईसीसी के चेयरमैन हैं, तो ये ज़रा से यंगर लॉट आप काम करिए। खैर, अब पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ दूसरी होगी वेस्ट इंडीज़ के बाद, उसकी थोड़ी सी आप अगर मामला देखना चाहें तो इंडिया और इंग्लैंड का जो मैचेस हुए अभी वाइट बॉल के, उनसे आप अगर देखें तो समझने में मुझे लगता है बेहतरी होगी। वसीम, आप देखें इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है, इंग्लैंड की जो डोमिनेंस रही है, उससे पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए। देखिए, इंडिया तो मैं कहूँगा एक्सपोज होगी ना, उनकी बैटिंग स्पेशली अगर हम देखते हैं कि उन पिचों के ऊपर थोड़ी सी बड़ी बाउंड्री आई, पिचे बाउंसी आई, तो वो रह गए उनके। इवन आयरलैंड के अंदर उन्होंने स्ट्रगल की, और इसी तरह बॉलिंग भी मैं कहूँगा कि उनकी एक्सपोज हुई है कि अगर उनका नहीं खेल रहे, जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या नहीं है, बाकी जितने खेले हैं उन्होंने स्ट्रगल की है। तो इंग्लैंड वाइट बॉल तो वो जबरदस्त क्रिकेट वैसे ही अब खेलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने डोमिनेट किया है इस सीरीज के अंदर भी। मुझे जो इशू पाकिस्तान का वही लग रहा है कि उनके बॉलर्स हैं तेज, पिछे तेज, उन्होंने अगर बनाई वैसी, तो शॉर्ट बॉल का मसला जैसे इंडिया के सारे बैट्समैनों को आया है, तो हमें भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि वो शॉर्ट बॉलिंग हमें भी करेंगे। जोफ्रा आर्चर ये सारे अगर खेलते हैं तो वो तेज बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग में ये है कि अगर सीमिंग कंडीशंस हुई हैं तो फिर हमारे थोड़े चांसेस बॉलिंग के बेहतर हो जाते हैं कि अब्बास है आपके पास, खुरम है। लेकिन सिर्फ बाउंसी पिचेस हुई जहाँ पे आपको पेस चाहिए हुई, तो वही बात जो हम बांग्लादेश में हमने की थी कि हम पेस जो लैग कर रहे हैं, तो शायद हम दोबारा उसी चीज़ पे आए कि यार पेस तो हम लैग ही कर रहे हैं। अब लेट्स सी कि वो 4 महीने में जो बॉलर्स आने हैं ना 150 वाले, 155 वाले, मैं तो उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं देखना ये चाहूँगा कि वो 3-4 महीनों में कैसे 15-20 किलोमीटर उनकी पेस बढ़ जाएगी। ठीक है, इंडिया का एक मैच में तो इंडिया ने 360 रन बनाए, 387 रन पर हुए, तो मतलब इतनी कोई विकेट, इतनी ज़्यादा लॉर्ड्स पे जो मुकाबला हुआ था। तो पिच आप किस तरह से इस हवाले से देखते हैं? पिच तो बैटिंग के लिए भी आसान है। देखिए, जडेजा से बहुत फ़र्क पड़ा है, अश्विन से बहुत फ़र्क पड़ा, उसके बाद इनकी बॉलिंग में फ़र्क पड़ा है। फिर प्लस जो बुमराह है, बुमराह की परफॉर्मेंस वो नहीं हो रही, बुमराह की परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ा है। फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आती, आपके पास शामी है, वो क्यों नहीं आ रहा है टीम के अंदर? शामी तो फिट है। अगर आप वो हर्षित राणा के ऊपर लेके चल रहे हैं क्रिकेट के ऊपर, गौतम गंभीर साहब, तो फिर आपकी बॉलिंग इसी तरह ही चलेगी। अगर आप ये कहते हैं जी वाशिंगटन सुंदर बहुत अच्छा बॉलर है, तो ये आपकी भूल है। इस वक्त इनके पास जो स्पिन अटैक है उसमें सबसे अच्छा वनडे क्रिकेट की बात करो अक्षर पटेल है, उसके अलावा कौन सा स्पिनर इतना अच्छा नजर आता? बिश्नोई को इन्होंने आई थिंक T20 खेला, उसमें इतनी उसको जो वो मार पड़ी है, इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। जब तक जडेजा था उसके साथ जो है वो अक्षर पटेल, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आती, आपके वो कुलदीप यादव है, आप उसको ले लेके घूमते रहते हैं। भाई वो तो हर मैच, टेस्ट मैच हो, T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, वो हर मैच खेलने वाला बॉलर है। आप वो इतना टॉप क्लास का स्पिनर है, आप उसको मैचेज ही नहीं देते। ठीक है, तो प्रॉब्लम इनकी बॉलिंग में बहुत ज्यादा है। बैटिंग में वही बात है, ठीक है, रोहित शर्मा का वो टाइम नहीं चल रहा, लेट हो गया, बहुत मतलब टाइम गुजर गया, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। विराट कोहली सेंचुरी की उसने भाई नहीं की है, लेकिन मतलब फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना, की है, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। अपनी उस हिसाब से बहुत अच्छी, इस सेंचुरी से पहले इसके ऊपर कितनी बातें हो रही थी यार, इसको बाहर कर दो, उसने वो क्लियर कर बाहर कर, वो क्लियर तो कर दी ना। देखिए, आप क्या समझते हैं, रोहित को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए यार? 2027 का वर्ल्ड कप? देखिए, अब मेरी बात सुन लें, रोहित और कोहली दोनों। देखिए बात सुन लें, रोहित शर्मा हो गए और विराट कोहली हो गए, ये सेंचुरी करें या 50 करें या 70 करें या कुछ ना करें, भाई ये दो प्लेयर ऐसे हैं, आपने इनको कंफर्टेबल जोन में रखना है। आप इनके साथ पंगे नहीं कर सकते बिला वजह के कि ये हम चलाएंगे अपनी मर्जी से, हम चलाएंगे। अभी रवि शास्त्री ने कुछ अरसे पहले इन दोनों के लिए बात की थी, ये जायंट है दोनों, ठीक है, इनको आप ये जोर जबरदस्ती नहीं चला सकते भाई। वो उनकी एक रेपुटेशन है, हमेशा जो प्लेयर रेपुटेशन होता है। और ये गौतम गंभीर अगर ये समझता है, गौतम गंभीर अगर ये समझता, नहीं सर बात सुने,
ये इंडियन टीम या इससे टीम से ये बड़े छोटे की बात नहीं होती है। जब देखें, अगर हम बड़े छोटे की बात करते हैं तो उन्होंने 15-15 साल अपनी टीम के, अपने मुल्क के लिए खेले हैं ना। तो जब एक बंदा 15 साल अपने मुल्क के लिए खेल के इतने मैचेस उसने जितवाए हैं, तो क्या उसका हक नहीं है एक्टिंग करने का, वो जिसको हम कहते हैं ना बरमबाजियां करने का, उसका हक नहीं है क्या? कर सब कुछ है, वो क्यों ना करे, वो क्यों ना करे? अगर रोहित शर्मा कहता है कि यार ये माइक वाले ये पेन वाले आके हमें कहते हैं कि जी क्रिकेट से नहीं, रोहित ने नहीं कहा, ये विराट कोहली ने कहा। शर्मा ने बोला भाई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैंने सुना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर रोहित शर्मा ने बोला कि ये पेन वाले माइक वाले हमें बोलेंगे आके कि जी आप रिटायर हो, उनका काम ही नहीं, उनका काम नहीं है। और दूसरी बात उसने इस वजह से बोला कि भाई 15 साल हमने इस मुल्क का नाम ऊपर रखा है भाई, आप कैसे कह सकते हैं हमें बाहर करें? तो फैसला उनका होना चाहिए, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। तो बात यह है कि अगर आपके पास इस वक्त 2 प्लेयर रह गए, आप उनके साथ भी मस्ती मजाक कर रहे हैं कि जी इसको बाहर बिठा दें, इसको ये कर दें, इसको वो कर दें। आप किसी मैच में ना, कभी मैच आप देखें जिस मैच में विराट कोहली का दिल नहीं कर रहा होगा खेलने का, आप उसका एटीट्यूड देख लेना वहां पे, या रोहित शर्मा का, आपको बिल्कुल ही फर्क नजर आएगा। उससे मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज नजर आई होगी, यार ये कंफर्टेबल नहीं है आज, लगता है ड्रेसिंग रूम में कोई मामलात, मसले मसाइल हैं, या कोई ना कोई चीजें पीछे चल रही हैं। और जिस दिन उसका मूड होता है उस दिन उसका खेलने का तरीकेकार आप देखो, आपको खुद पता चल जाएगा भाई। और रोहित शर्मा को आप हल्का समझ रहे थे, ठोक दी ना 100, उसने किया ना 100, आप लगे हुए थे उसके पीछे, कर दिए उसने। तो फिर ऐसे प्लेयरों को जिनको आपने लेके चलना है भाई, लेके चले। और आपको शायद याद हो, जब हमने नया शो शुरू किया था, मैंने आपसे बोला था ये जिस दिन दोनों निकलेंगे ना वाइट बॉल क्रिकेट से, फिर इनकी क्रिकेट का हाल देखना, इनकी क्रिकेट का हाल क्या होता। मैंने शायद टेस्ट क्रिकेट की भी बात की थी, ठीक है? तो आपने अब बहुत बातें की, आप आपने कहा देखे, अब आप देखे फर्क देखे। चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल नहीं खेलेगी इंडिया, चैंपियंस ट्रॉफी यार की ये बहुत तो बातें की, देखे मोहम्मद सिराज की भाई, बात आपने देखे, की। बात तो सुने, आपको याद बात करा। सुने, बात ये होती है कि जो अपने को एक चीज नजर आती है हम वो कह देते हैं, सही बात है, ठीक है, लेकिन बहुत सी चीजें तो सही की है, उसकी तो आप बात नहीं करते। बहुत सारी बातें यही आपने तो सही जर्नलिस्ट में यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा भाई। हमारा काम ही, अच्छी बातें तो जर्नलिस्ट करता ही नहीं है ना। जर्नलिज्म जब मैं पढ़ रहा था ना, तो एक नेगेटिव चीज उठानी होती है वो जर्नलिस्ट ये करके बैठ। मैं आपको किस्सा बताता हूँ कि जर्नलिज्म जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ उस जमाने में हमने एक मिसाल पढ़ी थी कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। ये लिखा हुआ है किताब के अंदर, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। खबर ये नहीं होती कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, बल्कि जब जिस दिन इंसान कुत्ते को काटता है ना, वो खबर बड़ी बनती है, वो हेडलाइन में आती है। तो ये बात मैंने कहा अपने तजर्बे से मैं आपको बता दूं, जो मैं बैचलर्स कर रहा था तो उस वक्त मैंने ये बातें पढ़ी थी। अब चलते हैं वसीम की तरफ। जी वसीम ने जवाब देना, ठीक है, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, कितने जर्नलिस्ट हमने देखे, कितने होस्ट हमने देखे, जिन प्लेयरों के अगेंस्ट वो बातें करते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़े जर्नलिस्ट समझते, बड़े होस्ट समझते, उन्हीं प्लेयरों के लिए कभी अच्छाई के लिए इन्होंने शोज किए, कभी अच्छाई के लिए ट्वीट किए कि यार ये देखो जिसके बारे में मैं गलत बोलता था इसने देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें की। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि ये जर्नलिस्ट और होस्ट कितने सच्चे हैं कितने नहीं है। चले जी वसीम साहब जवाब दें। एक्सपर्ट का भी यही हाल है, सबके सबका यही हाल है, सबने अपनी सिवाय मेरे। चलें जी वसीम भाई, आपसे ये विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात ये कर रहे थे, तो रोहित शर्मा विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए कि नहीं, दोनों को? देखिए अभी आखिरी बात जो आप कर रहे थे ओबीसी, तो वो तो बाबर आजम के बारे में थी कि उसके अगेंस्ट में भी बोलना चाहिए। देखिए अभी कंडीशंस को अगर आप देखें ना कि साउथ अफ्रीका के अंदर कि वहाँ पे पिचेस को देखते हैं, फिर जो नए प्लेयर्स आए हैं उनके हमने मसाइल जो देखे हैं, तो उस लिहाज से तो ये दोनों बनते ही बनते हैं, क्योंकि वहाँ बाउंसी पिचेस होनी है, वहाँ शॉर्ट बॉलिंग होनी है। तो ये भी जो नए लड़के आईपीएल से आए हैं वो उन पिचों पे तो वो खेल लेते हैं, छोटी बाउंड्रीज पे तो वो खेल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी टेक्निक मैटर करती है, जहाँ पे ना तेज बॉलिंग होगी, जरा बाउंस के साथ आएगा। तो शुभमन गिल को हमने देखा, कोहली को देखा, अब अपने रोहित शर्मा को देखा, तो ये चीजें सारी आप कंसिडर करते हैं तो वो 100% बनते हैं, क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है ना आपके पास, कि वो टेक्निकल इतने साउंड है नहीं आपके बैट्समैन, चाहे आपके ईशान है, अभिषेक हैं, जितने भी आपके लड़के हैं वो सर्टन कंडीशंस के प्लेयर्स हैं। अभी तक उन्होंने प्रूव नहीं किया है कि वो इंडिया से बाहर जाके कोई ऐसी पिचों के ऊपर भी इस तरह परफॉर्म कर सकेंगे। तो आई थिंक कि दोनों का होना जरूरी है, और सबसे जो मेन चीज है फॉर्म दोनों की लगी हुई है, फिटनेस दोनों की ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो ईगो वाला मसला आ जाता है कि प्रॉब्लम गौतम गंभीर अपना का, हाँ, तो वो बस प्रॉब्लम बताई तनवीर ने, प्रॉब्लम बताई तनवीर ने गौतम गंभीर को, ये वही है ना उनका। देखिए हाँ, अब वो ना ईगो जो है ना, आपको देखिए कोचिंग में जब आप आते हैं या किसी भी रोल आपका शिफ्ट होता है ना, सबसे पहले आपको अपने प्लेइंग डेज भूलने पड़ते हैं। क्या वो वहाँ के आकिब जावेद है कि नहीं है? हम
बहुत से हैं, हमारे भी यहाँ बहुत सी मिसालें आपने देखी हुई हैं कि वो अपना दौर नहीं भूलते। भाई अब एज अ कोच आपने चीजें अचीव आकिब करनी है जावेद जो है वो। आपने नहीं, वो as आपने वो खेले हुए- आकिब जावेद नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ हेड कोच हैं। अच्छा जी जी, आप बताइए वसीम, कैरी ऑन। हाँ, लेकिन मुकाबला टफ ही चल रहा है दोनों तरफ में देखता हूँ तो मतलब बहुत सी यार चीजें कहाँ से दोनों मुकाबला, वो समझ नहीं आ सिलेक्टर रही। थोड़ी है ना, वो तो सिर्फ हेड कोच है भाई। लेकिन वो काम वो भी ऐसे से कर रहा है कि उसका बहुत जिक्र हो रहा है, बहुत तारीफें उनकी भी हो रही हैं जितनी हमारों की हो रही हैं। उनकी तरफ आप देखते हैं तो उनकी भी बहुत सी तारीफें इसी सेंस में हो रही हैं। मैंने वसीम अभी भाई, जो आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। आपने बड़ा वक्त दिया और बड़ी ज़बरदस्त बातें की। आप कुछ कहना चाह रहे भाई थे? मैंने उसके बाद आपसे खत्म अभी रवि शास्त्री के मीडिया से बात उन्होंने कुछ अरसे पहले की थी, उन्हीं का इंटरव्यू सुन लें, साफ पता चल जाएगा वो इनडायरेक्टली किसको बोल रहे हैं कि इन दोनों को मत हाँ, छेड़ो, क्योंकि मत वो भी तंग करो। कोच थे खत्म। ना, वो भी कोच थे ना। सर आपको पता है, रवि शास्त्री भी कोच थे। आपको पता है इंडियन जितने भी प्लेयर्स हैं ना, ज्यादातर प्लेयर वो यही कहते हैं कि जितने कंफर्टेबल हम रवि शास्त्री की कोचिंग में रहे हैं, किसी की कोचिंग में चलिए नहीं ठीक रहे है, भाई। अब प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक जिक्र आपसे करना ज़रूरी समझता हूँ। अंडर 15 की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जलालुद्दीन साहब जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं और पहली हैट्रिक जो हुई थी वनडे क्रिकेट की वो उन्होंने की थी। उन्होंने ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक पूरा सिलसिला बनाया है। उसके ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट है, वो देखिए। उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप वो रिपोर्ट देखकर वापस आइए। कराची में जलालुद्दीन क्रिकेट एकेडमी के ज़ेर इंतज़ाम 3 साला तरबती प्रोग्राम मुकम्मल करने वाले पाकिस्तान भर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान क्रिकेटर्स के एजाज़ में ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ी जावेद मियादाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि साबिक टेस्ट क्रिकेटर और एकेडमी के सरबराह जलालुद्दीन, हारिस खान, शौकत मिर्ज़ा और दीगर कोचेस भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर कामयाब होने वाले नौजवान क्रिकेटर्स में असनाद की तकसीम की गई। तकरीब से खिताब करते हुए जलालुद्दीन ने कहा कि एकेडमी का मकसद स्पॉन्सर्स और प्रोग्राम की सरपरस्त NGO की मुआवनत से मुल्क के कोने कोने से बासलाहियत नौजवानों को तलाश करना, उन्हें मेयारी तरबियत फराहम करना और पाकिस्तान के लिए मजबूत बुनियाद तैयार करना है। उन्होंने कहा कि 3 साल के दौरान हासिल की गई तरबियत को अमली मैदान में बरूए कार लाना ही इन नौजवानों की असल कामयाबी होगी। जलालुद्दीन का कहना था कि साबिक क्रिकेटर्स को सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब देखने के बजाय अपने अपने इलाकों, क्लब्स और रीजन्स में नौजवानों की तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए। उनके मुताबिक अगर साबिक खिलाड़ी निचली सतह पर काम करें तो पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल मजीद रोशन और मजबूत बनाया जा सकता है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी जावेद मियादाद ने नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जी ये थी रिपोर्ट। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जलालुद्दीन साहब ने ये बनाया था और उसके हवाले से हमने आपको बताया। तो आज के प्रोग्राम से इजाज़त मैं चाहूँगा। सबसे पहले तनवीर अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहम्मद वसीम का शुक्रिया मैं अदा करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बकौल बाजीद की, आप बहुत बर्दाश्त करते हैं। चलें, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या पसंद आया और क्या आप देखना चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।